आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ वेव, तरंगें क्या होती हैं। तो जब ऊर्जा और संवेग यानी एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार हो कि मीडियम के पार्टिकल बिना गति किए ही इस एनर्जी एंड मोमेंटम को ट्रांसफ़र करें, तो उसी को हम तरंग कहते हैं। तरंग के कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, जैसे रेडियो वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव और भी कई प्रकार की वेव्स हैं जिनकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सिंपल वर्ड्स में आप समझना चाहें कि व्हाट इज़ वेव, तो वेव मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अब वेव्स की स्टडी करने के लिए हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि सबसे पहले जो हम वेव्स का क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम यानी माध्यम के आधार पर करते हैं। यानी ऐसी वेव्स, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिन्हें प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बिना मीडियम के ये वेव प्रोपगेट नहीं कर सकती, तो इन वेव्स को बोलते हैं मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगें। इसका एग्जाम्पल जैसे कि किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, या फिर किसी रस्सी के एक सिरे को दीवार से बांध दिया जाए और दूसरे सिरे को हिलाया जाए तो उस रस्सी में उत्पन्न तरंगें, या फिर किसी तालाब में अगर हम कोई पत्थर फेंक दें तो पानी की जो सरफेस पे तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। ये सभी किसका एग्जाम्पल हो जाएंगी? यांत्रिक तरंगों का, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं उन सभी में आपने देखा होगा कि वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। दूसरा जो इसका टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये ऐसी तरंगें होती हैं जिन्हें प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, बिना मीडियम के ही ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइट, रेडियो वेव, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ये सभी किसका एग्जांपल हो जाएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। क्यों? क्योंकि इनको आगे बढ़ने के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब नेक्स्ट ये जो क्लासिफिकेशन दे रखा है कणों के आधार पर, ये मैकेनिकल वेव्स का क्लासिफिकेशन है। यानी मैकेनिकल वेव्स वो वेव होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैकेनिकल वेव्स जब किसी भी मीडियम में आगे बढ़ती हैं तो ये इस तरीके से बढ़ती हैं कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं और उसी आधार पर हमने ये मैकेनिकल वेव्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया है। पहला अनुप्रस्थ तरंगें यानी ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगें यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जो पहले हम मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट कि ये ऐसे मीडियम में प्रोपगेट करती हैं जिस मीडियम में प्रत्यास्थता होती है, इसीलिए इन तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगें भी कहते हैं। और इस प्रकार की तरंगों को संचरण करने के लिए द्रव्य माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, माध्यम में तरंगों की चाल उसकी प्रत्यास्थता और उसके जड़त्व पर निर्भर करती है। यानी ये वेव्स ऐसे मीडियम में ही प्रोपगेट करती हैं जिनमें प्रत्यास्थता और जड़त्व का गुण मौजूद हो। यांत्रिक तरंगों के संचरण के समय माध्यम के कण अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करते हैं और अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। और तरंग के रूप में जब ये यांत्रिक तरंगों का स्थानांतरण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तो ये तो प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी मैकेनिकल वेव्स की। अब मैकेनिकल वेव्स का मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि उसमें जो वाइब्रेशंस है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज़ किया। तो उसी के बेसिस पे हमने ये जो मैकेनिकल वेव हैं दो पार्ट्स में कैटेगराइज़ की हैं। फर्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग एंड सेकेंड है अनुदैर्घ्य तरंगें। तो सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंगों की बात करते हैं। ये ऐसी तरंगें होती हैं जिनमें कि मीडियम के पार्टिकल, जब किसी भी मीडियम से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है यानी वेव प्रोपगेट हो रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र के यानी वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस करते हैं। ठीक, जैसा कि आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। इसमें एग्जांपल जो है वो लाइट का लिया है। अगर तो यहाँ ये जो येलो एरो है ये वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन को दिखा रहा है, जबकि आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू एंड रेड कलर का जो एरो है, ये जो वाइब्रेशंस हैं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको और भी अच्छे से मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी। एंड सेकंड जो है वो है अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं।
और ये इस तरीके की जो तरंगें होती हैं, इनमें जो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, और उनका जो वाइब्रेशन होता है वो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की फॉर्म में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ा है, तो यहाँ पे ये कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पे रेयरफैक्शन हो रहा है। तो ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की फॉर्म में वेव इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट इसके बारे में और हम स्टडी करते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इनकी अगर प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊं तो अनुप्रस्थ तरंगें केवल दृढ़ माध्यमों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं, जैसे कि इनको सॉलिड में और लिक्विड की सरफेस पे उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। और जब ये माध्यम में प्रोपगेट करती हैं तो श्रृंग और गर्त की फॉर्म में प्रोपगेट करती हैं, ठीक है। और यानी इनके जो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे हमने इस रस्सी के इस एंड को फिक्स किया हुआ है और दूसरे यहाँ से एक पर्सन इस रस्सी को हिला रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन हो गई, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, अनुप्रस्थ तरंगों का। इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि अगर किसी तालाब में हमने पत्थर डाल दिया, तो जो पत्थर जिस जगह गिरेगा तो क्या होगा, लिक्विड की सरफेस पे एक वेव जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल होगी, वो भी ट्रांसवर्स वेव्स का ही एग्जाम्पल होगी, क्योंकि लिक्विड की सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो वेव प्रोपगेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट ये गलत लिख गया है, अनुदैर्घ्य तरंग होगा, ये ऊ की मात्रा भी आएगी इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। ये मैंने बता ही दिया है कि जो मैकेनिकल वेव्स को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया है, तो ये मैकेनिकल वेव का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं, और ये जो वाइब्रेशन होता है वो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की फॉर्म में होता है। तो जब ये जिस जगह पे कंप्रेशन हो रहा होता है वहाँ का जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो पास पास आ जाते हैं, यानी उन जगहों पे जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जबकि कुछ जगहों पे डेंसिटी दूसरी जगह जहाँ विरलन हो रहा है, रेयरफैक्शन हो रहा है, वहाँ पे मीडियम का के जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर चले जाते हैं और उस जगह का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। इसको आप इसके कुछ एग्जांपल्स इस डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, उसको हमने वाइब्रेट करके और यहाँ लगाया हुआ है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये साउंड जनरेट कर रहा है। तो यहाँ देखो जैसे ही इसकी आर्म्स जो हैं वो दूर दूर जाती हैं, तो यहाँ जो एयर की लेयर्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, पास पास आ रहे होते हैं और इनमें कंप्रेशन हो जाता है। सेम अगले डायग्राम में हम देख पाते हैं कि जैसे ही ये ट्यूनिंग फॉर्क की जो आर्म्स हैं वो पास पास आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे रेयरफैक्शन हो जाएगा, मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, जबकि ये जो कंप्रेशन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस बार बार होने पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ये जो वेव है ये आगे की तरफ बढ़ेगी। यही होता है किसी साउंड वेव के साथ कि अगर मैं मतलब क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं, तो जो टीचर की आवाज़ है वो स्टूडेंट तक पहुंच रही है, तो वो किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसी फॉर्म में कंप्रेशर एंड रेयरफैक्शन की फॉर्म में ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी। यानी उन टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो मीडियम है वहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ जगहों पे तो पास पास आ रहे होंगे और जबकि कुछ जगहों पे दूर दूर जा रहे होंगे। तो जहाँ पास आ रहे होंगे वहाँ कंप्रेशन हो रहा होता है और जहाँ दूर जा रहे होते हैं वहाँ रेयरफैक्शन हो रहा होता है। जैसे इसे हिंदी में संपीड़न और विरलन बोलते हैं, और इसी तरीके से ये एनर्जी एंड मोमेंटम आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। अब इस डायग्राम से हम जैसे कि समझ सकते हैं, ये ऊपर वाला जो ऊपर वाला जो डायग्राम है ये ट्रांसवर्स वेव्स के लिए है। इसमें क्या है, ये जो रेड एरो मैंने बनाया है ये वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, और जबकि मीडियम के जो पार्टिकल हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस वेव का एग्जांपल हुआ, ट्रांसवर्स वेव का। जबकि सेकंड वाला जो शो कर रहा है वो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की फॉर्म है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि मीडियम के पार्टिकल कुछ जगह पे कंप्रेशन हो रहा है, कुछ जगह पे रेयरफैक्शन हो रहा है, और इस तरीके से एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। अब नेक्स्ट मैं वेव से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताना चाहूँगी।
इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई वेव यहाँ स्टार्ट हुई है, किसी इस मीडियम में वेव प्रोपगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, यानी यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पार्टिकल हैं ये ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ वाले जो पार्टिकल हैं वो नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, और इस तरीके से ये पूरी साइन वेव फॉर्म हमको मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला टर्म एम्पलीट्यूड, यानी आयाम क्या होता है। तो जब भी कोई वेव किसी मीडियम में प्रोपगेट कर रही है, तो ये मीडियम के जो पार्टिकल हैं अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे। तो मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है, ठीक। तो आयाम आपको समझ में आ गया होगा कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ओके। अब नेक्स्ट, ये क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है, इसमें ये क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक। तो कोई भी दो क्रस्ट या कोई भी दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। ये यहाँ तक कंप्लीट होगा, ठीक। तो वेवलेंथ आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दो क्रस्ट या कोई भी दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है। या फिर हम वेव की जो कंप्लीट साइकिल है ये यहाँ ख़त्म हो रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही कहलाएगी। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर, एंगस्ट्रॉम या सेंटीमीटर, हम कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको पता है कि जब कोई वेव प्रोपगेट कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं। तो तरंग संचरण के समय जो मीडियम के पार्टिकल एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस करते हैं, उन वाइब्रेशंस की संख्या को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसकी यूनिट हर्ट्ज़ होती है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल क्या होता है। हमें पता है कि वेव जब प्रोपोगेट कर रही होती है, इसकी एक साइकिल यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो रही है, ठीक। तो वेव की वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसी को आवर्तकाल कहा जाता है। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कला यानी फेज़ क्या होता है। तो तरंग संचरण के समय कंपन करते हुए किसी कण की स्थिति और उसकी कंपन प्रकृति यानी दिशा को दर्शाने वाली भौतिक राशि को तरंग की कला कहते हैं। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि और वाइब्रेशन करते हुए हर पार्टिकल का जो फेज़ है वो टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे ये गई टाइम एक्सिस एंड ये वोल्टेज एक्सिस दे रखा है। तो यहाँ देखो जैसे जैसे ये पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पे हैं, तो यहाँ हर पॉइंट पे इसका फेज़ चेंज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ ये अगर मान लीजिए ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ये ज़ीरो फेज़, देन यहाँ आधे का आधा साइकिल कंप्लीट करने में इसका जो फेज़ होता है वो पाई/2 होता है, एंड यहाँ पाई एंड यहाँ 2 पाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ये एक रिलेशन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो इसमें हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कि टाइम पीरियड टी, अभी मैंने बताया टाइम पीरियड टी क्या होता है, जिसमें कि कोई भी वेव एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो होती है वेवलेंथ के बराबर यानी लैम्डा। रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि टी सेकंड समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, वेवलेंथ के बराबर यानी लैम्डा। तो ये टी सेकंड में चली गई दूरी है, और अगर एक सेकंड में चली गई दूरी निकालें तो क्या करेंगे, दोनों तरफ टी से डिवाइड कर देंगे। तो एक सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी लैम्डा/टी। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग की चाल के बराबर होती है। तो हम ये लैम्डा/टी को चाल के बराबर रख सकते हैं। तो v = लैम्डा/टी से यहाँ 1/t v = लैम्डा/टी हो जाएगा, और 1/t को हम n लिख सकते हैं। n क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आ गया v = n लैम्डा।
यानी तरंग की जो चाल है, तरंग चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने वेव्स का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की आवश्यकता के अनुसार हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। फिर उसके बाद हमने यांत्रिक तरंगों को 2 प्रकार से क्लासीफाई किया था और वो उनके वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था, अनुदैर्घ्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगों में। अब जो नेक्स्ट टाइप का हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी के करेंगे कि वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। वो हैं अवरक्त तरंगें, अवश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य तरंगें वो होती हैं जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जबकि श्रव्य तरंगें, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, सुनने से, तो यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जिसे हम सुन सकते हैं, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो वेव्स होती हैं उनको श्रव्य तरंगें बोला जाता है। जबकि पराश्रव्य तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।